हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी कोर की बुक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का अध्याय है जामुन का पेड़। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं कराने के लिए लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आपको मैं बता दूं, क्लास 11th में हमारा 2 कोर्स चलते हैं, ये है कोर और इलेक्टिव। दोनों ही कोर्स में अलग अलग बुक्स चलती हैं, सिर्फ एक बुक कंबाइंड है। तो आपको जैसे मैं बता रही हूं कि आज हम कोर करा रहे हैं, तो कोर की हमारी जो पहली बुक है यानी आरोह भाग 1 उसको हम करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बुक चलती है वितान भाग 1 और एक बुक और है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कोर और इलेक्टिव प्लस 11th और 12th में कंबाइंड चलती है। तो ये 3 बुक्स हमारी चलती हैं। तो उसमें आज हम पहली बुक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का अध्याय है जामुन का पेड़। ये एक जो है व्यंग्यात्मक कहानी है जो हमारे सामने रखी है कृष्णचंद्र जी ने। इस कहानी के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करा चुके हैं। आज हम करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जाम्स में हम लोगों से पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो मैं आपको करा चुकी हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वे में। आज हम करा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्णनात्मक प्रश्न आपसे 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, लघुत्तरीय और निबंधात्मक। तो इसमें आपको फर्क वहां पर कुछ भी मतलब आपको लिख के नहीं दिया जाएगा कि ये लघुत्तरीय है या निबंधात्मक है, सिर्फ आपको वर्ड लिमिट्स दी जाएंगी। अगर आपका 25 to 35 वर्ड्स के बीच में अगर आंसर पूछा जा रहा है तो वह लघुत्तरीय है, और अगर आपका 40 to 60 वर्ड्स के बीच में आंसर आ रहा है तो वो आपका निबंधात्मक प्रश्न है। वर्ड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी इनके वर्ड्स को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप देखेंगे कि जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आप आंसर बनाओगे। इनको बनाने और करने का तरीका बहुत आसान है। मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप पैराग्राफ में लिखते हैं। अगर आपसे निबंधात्मक पूछा जाए तो उन्हें आप हेडिंग्स में या पॉइंट्स में डिस्क्राइब करोगे तो वो निबंधात्मक में बन जाएंगे। ये एक तरीका होता है, बेसिक मेथड होता है जब आप किसी भी प्रश्न को निबंधात्मक में बदल सकते हैं। इसके अलावा कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप हेडिंग या पॉइंट्स में नहीं देख सकते, तो उसकी डिटेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यानी कि जब हम लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं तो आंसर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन निबंधात्मक करते समय आप इनको पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर एक बात को आप क्लियरली उसमें बता सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वर्ड लिमिट्स बढ़ जाती हैं और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, चपरासी और माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी उसकी सहायता क्यों नहीं करी। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये जो पाठ है हमारे सामने रखा गया था एक व्यंग्यात्मक तौर पर। व्यंग किया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर, कि जहां पर यहाँ पर एक आदमी को रखा गया कि वो पेड़ के नीचे दब गया, मगर उसकी जान की किसी ने फिक्र नहीं करी। प्रोसीजर पर ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे थे। तो इस पे आपको पूरी तरीके से सरकारी कार्यप्रणाली पर व्यंग हमारे लेखक ने किया हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न जो आ रहा है वो आ रहा है, चपरासी और माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी उसकी सहायता क्यों नहीं करी। अंधड़ में एक पेड़ गिर गया सचिवालय में, उसके नीचे दब गया एक आदमी। अब उस आदमी के दब जाने के बाद उसे सबसे पहले चपरासी और माली ने देखा। भाई, हम अगर किसी को देखते हैं कि वो मुसीबत में है तो सबसे पहला हमारा एफर्ट होता है कि उस व्यक्ति को की हेल्प करें और उसे बचाएं। अगर हम अकेले नहीं कर सकते तो 4 लोगों को एकत्र करते हैं और ताकि उसकी हेल्प की जा सके। भाई, पेड़ को उठाना हमारी बस की बात तो थी नहीं कि हम अकेले उठा लेते या चपरासी या माली अकेले उठा लेते, लेकिन उन्होंने खुद तो एफर्ट डाला ही नहीं, ना ही और लोगों को बुलाकर उसको हटाने की कोशिश करी। ऐसा क्यों था? सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के समान चपरासी एवं माली भी कागजी कार्रवाई पर विश्वास करते थे। जैसा कि बोला मैंने कि ये सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया गया है, सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग किया गया है कि वो जो है
सामने क्या चीज है इसकी सिचुएशन की गंभीरता को ना देखते हुए अपने प्रोसीजर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यानी कि प्रोसीजर क्या था, कागजी कार्यवाही। वो पहले कागजी कार्रवाई होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी अगर सरकारी कार्यालय में जाओ तो बोलते हैं कि हाँ भाई ये फला एप्लीकेशन लिख दीजिए, काम हो जाएगा, आप ये कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हो जाएगा। मतलब हर चीज को आपको रिटन में देना है तब ये काम होगा, ऐसा आपसे बोला जाता है। तो वही चीज आदमी दब गया तो माली चपरासी ने उसकी हेल्प करने के बजाय पहले ये देखा कि कागज पर कार्रवाई किस तरीके से की जा सकती है, तब हम उस आदमी को निकालेंगे। उनकी आदत अन्य कर्मचारियों की तरह अपने काम को टालना तथा ऊपर के अधिकारियों को प्रसन्न रखने की हो गई थी। वे स्वयं अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं लेना जानते थे, क्योंकि सरकारी कार्यशैली ने उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया था कि उनकी अपनी इच्छा या विवेक से काम करने का परिणाम जिंदगी भर की जवाब तलबी होती है। तो कागजी जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें रहते रहते वो दोनों अभी तक ये समझ चुके थे कि सरकारी कार्यालयों में काम किस तरीके से होता है। यहाँ पर कागज पर की गई कार्यवाही पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ना कि वास्तविक तौर पर किए गए कार्य पर। साथ ही अपने से ऊपर के कर्मचारियों को खुश रखना है, और अगर हमने अपनी मर्जी से या अपने विवेक से कोई कार्य कर दिया तो उसकी जवाबदेही हमें ताउम्र देनी पड़ती है कि आखिर आपने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, किसने कहा था, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे आपका क्या फायदा। मतलब वो आप पर फिर वो जो कार्यवाही होती है उसे आपको सारी उम्र झेलना पड़ता है। इसीलिए माली और चपरासी ने उस आदमी की किसी भी तरह से हेल्प नहीं करी थी। जब तक बड़े अधिकारी का आदेश नहीं होता तब तक वे अपनी सोच से किसी भी तरह का कार्य नहीं करते। इसीलिए वे पेड़ के नीचे दबे आदमी को बचाने की अपेक्षा आदतवश ऊपर के अधिकारियों से बात करने चल देते हैं। तो जैसे कि है कि हम अपने आप से कोई काम नहीं करेंगे, पहले हम अपने से ऊपर अधिकारियों को पूछेंगे, वो अधिकारी अपने से ऊपर के पूछेंगे, वो अधिकारी अपने से ऊपर पूछेंगे। तो वो जो एक प्रोसीजर है उसी को फॉलो करने वो चल दिए कि हम अपने आप कोई काम नहीं करेंगे। तो माली और चपरासी के ऊपर जो भी अधिकारी हैं पहले वो उनसे पूछेंगे और तब आगे काम बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 2 है, सुप्रिंटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं न देकर अपने ऊपर के अधिकारियों का सहारा क्यों लिया। अब जैसा कि चपरासी और माली ने किया वही चीज सुप्रिंटेंडेंट ने किया। अब सरकारी कर्मचारी अपने विवेक से का फैसला नहीं ले सकता। अब ये काम वो अपने ऊपर से अधिकारी को देगा कि भाई पहले आप बताओ कि क्या हो सकता है। तो ये क्या है, सरकार की कार्यप्रणाली है। भाई आप अपना फैसला नहीं लो, पहले ऊपर वाले व्यक्ति से जानो, फिर वो अपने ऊपर से जानेगा, फिर वो अपने ऊपर से जानेगा, जहां से आदेश आएगा फिर वो आदेश उसी तरीके से फॉलो होगा। सचिवालय की कार्यशैली का अभ्यस्त हो जाने के कारण सुप्रिंटेंडेंट ने पेड़ काटने का आदेश स्वयं नहीं दिया। सरकारी कार्यप्रणाली का पालन करते करते छोटे छोटे कार्यों को भी फाइलों एवं आदेशों के बीच उलझाना उसका स्वभाव बन चुका था। यानी कि कुछ चीजें होती हैं कि फैसले आप अपने विवेक से ले लो, लेकिन वहां पर आदत क्या थी कि कोई भी फैसला आपको लेना है आप अपने आप नहीं ले सकते, आपको अब आदेश का इंतजार करना पड़ेगा, आपको ऊपर की जो कागजी कार्रवाई है उसे पूरा करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो ये उसके स्वभाव में आ चुका था, इसीलिए उसने जो है स्वयं निर्णय न लेकर ऊपर की तरफ भेज दिया था। यही कारण था कि वह हमेशा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने से बचता रहता था। किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी अपने से ऊपर के अधिकारी पर डाल देना उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। इसीलिए व्यक्ति के ऊपर गिरे जामुन के पेड़ को भी हटाने का आदेश स्वयं न देकर उसके लिए अंडर सेक्रेटरी के पास पूछने चला गया। अब यहाँ पे क्या था, सरकारी कार्यप्रणाली का अपना जो एक प्रोसीजर है कि भाई आप किसी के पास कंप्लेंट करोगे उसके बाद वो अपने ऊपर से ऐसे लेके आएगा। तो यही प्रोसीजर का सबको आदत पड़ चुकी थी। स्थिति की गंभीरता किसी ने नहीं समझी क्या है, बस वो जो उनकी आदत पड़ चुकी थी उसी को उन्हें फॉलो करना था कि भाई ये जो पेड़ गिरा है वो सरकारी कार्यालय के प्रीमिसेस में गिरा हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको सरकार की ही परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में उसने भाई चपरासी माली ने देखा, उसने सुप्रिंटेंडेंट को, सुप्रिंटेंडेंट ने अंडर सुप्रिंटेंडेंट को, इस तरीके से वो एक से एक ओहदे के ऊपर बात गई कि ठीक है पहले जब तक आगे वाला व्यक्ति नहीं बोलेगा तब तक हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है,
सरकारी कार्यालयों में काम जो है वो जटिल, उबाऊ एवं लंबी प्रक्रिया वाले क्यों हो जाते हैं? सरकारी कार्यालय में आपका या आपके फैमिली का किसी का भी अगर कोई काम सरकारी कार्यालय में पड़ा है तो क्या होता है आप बताइए? कोई भी काम को मतलब हम ये कहें कि हम जाएं और तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं होता। उस काम को होने में कम से कम टाइम आप ले लो, 4 से 5 दिन तो लग ही जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि भाई ये प्रक्रिया इतनी लंबी, उबाऊ और नीरस सी क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों रहता है? तो इसका कारण क्या है? देखिए, सरकारी कार्यालयों में नौकरशाही के अंतर्गत पदानुक्रम होता है, अर्थात कर्मचारियों एवं अधिकारियों में एक स्तरीकरण होता है। अब लेवल होता है, हर व्यक्ति इस लेवल पर काम करेगा, ये इस लेवल पे काम करेगा, ये इस लेवल पे काम करेगा, इस लेवल पे काम करेगा। अब कोई अगर निचले लेवल का काम है तो चपरासी माली देख लेगा, जैसे आपकी एप्लीकेशन है या फाइल है आगे तक पहुंचानी है तो ये काम चपरासी माली देख सकता है। लेकिन इससे ऊपर का काम होगा कि मान लीजिए उसमें जो समस्या है वो संबंधित अधिकारी को दिखाना है तो वो उसके ऊपर वाले आदमी के पास पहुंचाएगा, वो चपरासी या माली नहीं कर सकता। क्यों? ये पद के हिसाब से कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और आप जिस लेवल पर पहुंचोगे, अगर मान लीजिए उस लेवल का काम वो व्यक्ति नहीं करता है तो वो फाइल जो है वो उस लेवल तक पहुंचाएगा और उस लेवल तक पहुंचाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कहते हैं जब तानाशाही होती है तो सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है और नौकरशाही होती है तो क्या होता है, जब कोई भी नौकर होगा, मान लीजिए 1 है या 2 है, जितने भी नौकर होंगे तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, काम डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। अब इसे आप समझिए कि घर में आप 5 लोग हो, ठीक है। अब 5 लोगों का काम अपने 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 स्तर पे है कि नहीं है? मम्मा खाना बना रही है, पापा बाहर जॉब करते हैं, आप लोग पढ़ने जाते हो, खेलने जाते हो। और अगर घर में काम करना कोई भी, जैसे दीपावली की सफाई होगी तो आप सभी सामूहिक रूप से योगदान करते हो ना। लेकिन अगर घर में किसी बड़े खर्चे को लेकर बात होती है तो उस जगह पापा या मम्मा फैसला करते हैं ना। तो यहाँ पर बात, और अगर मान लो आपके रूम के लिए अगर कोई डेकोरेशन करनी है, कोई चीज़ लानी है या आपके लिए कपड़ा लाना है तो वो प्रोसीजर है, पहले आपसे बात होगी, ठीक है। फिर आप अगर शॉप पे जाओगे तो मम्मी पापा पहले ये देखते हैं कि उनका बजट कितना है, उस हिसाब से शॉपकीपर कपड़ा दिखाता है, फिर आप उनमें से डिसाइड करते हो कि आपको क्या लेना है। तो हर चीज़ का अपना एक प्रोसीजर और डिसीजन लेने का अलग अलग पावर हर किसी व्यक्ति के पास में होता है। उसी तरीके से सरकारी कार्यालय में भी होता है, हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग पावर होती है और उसके काम को भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तथा प्रत्येक नीचे वाला अपने से ऊपर वाले अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है। इस विशेषता के कारण ही लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पनपती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी कार्य नियमों एवं विधानों के अंतर्गत ही संपन्न हो सकता है। यानी कि अब देखिए क्या है, अब आपको अगर कोई चीज चाहिए तो अगर आप जिससे ज्यादा फ्रेंडली हो, मम्मा से है तो आप मम्मा को बोलोगे, पापा से ज्यादा फ्रेंडली हो तो पापा से बोलोगे। अब मम्मा पापा आपस में बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप मम्मा से ज़्यादा फ्रेंडली हो तो आपने बोला कि नहीं मुझे जो है फला गेम चाहिए, कोई भी गेम चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, मम्मा को बोलोगे। अब मम्मा ये बात किस तक पहुंचाएंगी, पापा तक पहुंचाएंगी और पापा सब आपको सिखाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर के थ्रू कंप्लीट हुआ ना। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होता है। ये सारे काम के लिए जब कोई काम होता है तो उसके ऊपर वाले व्यक्ति को जवाबदेही होती है, वो फाइनेंशियली इशू करता है, तब नीचे वाले को मिलता है, नीचे वाला फिर आपके काम को करता है। तो ये एक स्टेप की वजह से ही ये प्रोसीजर जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक काम एक निश्चित प्रणाली का पालन करते हुए लिखित तौर पर संपन्न होता है, जिसमें छोटे बड़े सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी अपनी टिप्पणी एवं राय प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समय बहुत लंबा लगता है, जिससे जटिलता उसमें स्वतः ही आ जाती है। अब कहने का तात्पर्य है कि भाई हर स्तर पर अगर काम होगा तो क्या होगा, प्रोसीजर लंबा होगा तो जटिल भी होगा, जाहिर सी बात है। समय अगर लगेगा भाई, एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी पे अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, लंबा होगा और उसी उतना ही जटिल होता। कोई भी काम है जितना लंबा होगा उतना जटिल होता जाता है। प्रश्न संख्या 4 है,
हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी के ये उत्तर को व्यंग्यपूर्ण क्यों कहा गया है? हॉर्टिकल्चर के जो विभाग के जो कर्मचारी आए थे उनके उत्तर को व्यंग्यपूर्ण क्यों लेखक ने बोला है? हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने कहा कि उनका विभाग फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है, वे तो पेड़ लगाओ अभियान से जुड़े हुए हैं, अतः वे जामुन के पेड़ को काटने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। तो हॉर्टिकल्चर का तो हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जब हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे तब हमने ये चीज़ बताया था कि जो पेड़ होते हैं उस विभाग से संबंधित विभाग को हॉर्टिकल्चर विभाग कहते हैं। हमने उसमें आप लोगों को विभाग भी अलग अलग से क्लियर किए थे, है ना। तो वही चीज़ बताया कि उन्होंने ये उत्तर दिया कि भाई जब ये हुआ कि ये एक फलदार पेड़ है तो ये आया कि ये हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। तो वहाँ के जब कर्मचारी आए तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम फलदार पेड़ को काट दें, क्योंकि वो पेड़ अभी भी जामुन देता था, इसलिए वो फलदार पेड़ था। कोई ये नहीं देख रहा कि पेड़ गिर गया उसके नीचे आदमी दबाए, पेड़ की सबको पहले चिंता थी। तो ये हुआ कि भाई कि ये हमारे अधिकार से क्षेत्र में नहीं आता है कि हम इस पेड़ को काटने का आदेश दें। उसका उत्तर व्यंग्यपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसे जामुन के फलों की तो चिंता थी, किंतु वे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चिंता नहीं थी कि मतलब पेड़ कट जाएगा तो हमें फल नहीं मिलेंगे उसी, लेकिन एक आदमी मर जाएगा इस बात की उसको चिंता नहीं थी, इसलिए इसे व्यंग्यपूर्ण कहा गया है। वह पेड़ लगाकर धरती को मनुष्यों के जीवन जीने योग्य बनाने के प्रति तो प्रयासरत है, किंतु पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के प्रति उसकी संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। वह केवल सरकारी नीतियों में ही फंसकर रह गया है। उसके इसी आचरण पर यह पंक्ति व्यंग करती है। तो देखिए क्या हॉर्टिकल्चर विभाग भी एक गवर्नमेंट यानी कि एक सरकारी कार्यालय है। तो जैसे कि यहाँ सचिवालय में हर एक चीज हो रही थी वैसे ही हॉर्टिकल्चर विभाग में हो रही थी। वहां पर भी भाई ये नहीं देखा गया, जब वहां से एक आदमी भेजा गया कि भाई देखिए क्या स्थिति है, तो उसने ये देखा कि मेरे विभाग का काम ये क्या है कि हम फलदार पेड़ों की रक्षा करते हैं, इसलिए हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। अब आप पेड़ को क्यों नहीं काट रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि आप इस पृथ्वी को मनुष्यों के रहने लायक बनाना चाहते हो, इसलिए पेड़ों के संरक्षक हो। लेकिन जब आप देख रहे हो उस पेड़ के नीचे एक आदमी को ही दबा पड़ा है, तो आपका बेसिक मोटिव क्या है? आदमी को बचाना। आपके विभाग का काम क्या है? पर्यावरण का सुरक्षा करके मनुष्य के हेल्प करना उसके जीने में। अब आप ये देख रहे हो उस पेड़ के नीचे जब एक आदमी दबा हुआ है तो पहले आपको उसकी हेल्प करनी है ना कि पेड़ की हेल्प करनी है। तो यहां पर वही चीज है कि उस आदमी की तकलीफ को आप नहीं देख रहे हो, आपकी परेशानी सिर्फ है कि वो पेड़ ना कटे। यही चिंता जो है उसने व्यक्त करी और इसी पर लेखक ने इसे व्यंग्यपूर्ण पंक्ति कहा है। प्रश्न संख्या 5 है, पेड़ के स्थान पर कवि को काटने का निर्णय करने वाले प्रसंग में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। भाई ये हुआ कि चलो पेड़ काट दिया जाए, तो पेड़ तो हॉर्टिकल्चर विभाग ने मना कर दिया कि पेड़ नहीं कट सकता क्योंकि एक फलदार पेड़ है। अब बात ये आई कि चलो जब पेड़ नहीं कट सकता तो आदमी को काट दो, आदमी काट दे। हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि भाई प्लास्टिक सर्जरी करके फिर से जोड़ देंगे। अब ये इसके पीछे जो व्यंग निहित है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए, पेड़ नहीं काटो आदमी काट दो, इस बोले पेड़ आदमी काटोगे तो आदमी तो मर जाएगा ना। तो यही है, कवि को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए जब वन विभाग के कर्मचारी सचिवालय के लॉन में आते हैं तो उन्हें पेड़ को काटने से रोक दिया जाता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि इसे पिटोनिया के साथ उनके संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसे पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था सचिवालय में। अगर हम ये पेड़ काट देंगे तो क्या होगा कि वहां के मंत्री के साथ, वहां की सरकार के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। यह प्रसंग उन सरकारी नीतियों पर व्यंग्य है जिनका हवाला देकर प्रशासन सामान्य जनता की आवश्यकताओं को अनदेखी कर विदेशों से आने वाले संबंध मधुर बनाने का प्रयास करती है। यानी कि ये पंक्ति क्या व्यंग्य कर रही है कि भाई हम ये नहीं देख रहे कि हमारे देश के लोगों की क्या आवश्यकता है, हम क्या देख रहे हैं विदेशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं। तो यही चीज पर बताया गया है और उसी के उसमें पूरा व्यंग्य कर दिया गया कि भाई पेड़ नहीं काटो आदमी काट दो। यही व्यंग्य इसमें निहित है। जामुन का पेड़ कहानी के माध्यम से सरकारी विभागों द्वारा कार्यों को एक दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस पूरे जितने भी हमने पाठ को पढ़ा इसमें हमने यही देखा, एक से दूसरे विभाग, दूसरे से तीसरे विभाग, तीसरे से चौथे विभाग पे करते करते 3-4 दिन निकल जाते हैं, अंत में वो व्यक्ति मर जाता है, वो पेड़ के नीचे से नहीं निकल पाता है।
यही हुआ था ना इस पूरे पाठ में। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है कि एक दूसरे पर काम टालने की जो प्रवृत्ति दिखाई गई है उसे आपको यहाँ पर दर्शाना है। सरकारी विभाग आपस में एक दूसरे पर काम टालते रहते हैं तथा आपसी नोकझोंक में फंसे रहते हैं। व्यापार विभाग का सुप्रिंटेंडेंट चाहता तो गिरे हुए जामुन के पेड़ को हटवा सकता था। भाई उसी ऑफिस का जो आदमी था सुप्रिंटेंडेंट, वही चाहता कि क्रेन बुलाओ, पेड़ को हटाओ, आदमी को निकालो, या ज्यादा ज्यादा पेड़ को काटो, आदमी को निकाल लो। ये उसी लेवल पर काम खत्म हो जाता सचिवालय के सुप्रिंटेंडेंट पे। लेकिन उनकी सरकारी कार्य प्रणाली की जो अपना काम दूसरे पर डालने की जो आदत है, उसके कारण से ये काम बढ़ता चला गया। परंतु उसने इस एक कृषि विभाग का काम बताकर पत्र उनको लिख दिया। उधर कृषि विभाग ने उससे भी अधिक तुनक मिजाज निकला। उसने फौरन लिखा कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः उसे हटाने या ना हटाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो पेड़ से विभाग था, उन्होंने कृषि विभाग को बोला, कृषि विभाग ने बोला कि भाई हमारा नहीं है, आपके कैंपस में गिरा है, व्यापार विभाग के आप जानो। इसके प्रक्रिया में व्यापार विभाग ने पुनः लिखा कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की होती है। इस पर फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में घूमती रही। तत्पश्चात ये फाइल हॉर्टिकल्चर, कल्चर, फॉरेस्ट और विदेश विभाग में घूमी। सभी जगह घूमने के बाद भी अंततः निर्णय स्वयं प्रधानमंत्री को ही लेना पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पेड़ हटाने का उद्देश्य समाप्त हो चुका था, क्योंकि पेड़ के नीचे दबे आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि सचिवालय से कृषि विभाग में, कृषि विभाग से फिर सचिवालय में, कृषि विभाग से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से कल्चर विभाग, कल्चर विभाग से फॉरेस्ट विभाग, फॉरेस्ट विभाग से विदेश मंत्रालय पहुंचा और प्रधानमंत्री तक जब तक ये बात पहुंची तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि उन्होंने आदेश दिया, तब तक वो नीचे दबा हुआ आदमी मर चुका था, है ना। तो यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में दिखाया गया कि एक विभाग से दूसरे विभाग में बात पहुंचते हुए, काम कराते हुए इतनी देर हो जाती है कि जिस वजह से वो काम हमने सरकारी विभाग में कराना चाह रहे थे वो अपना वजूद खो चुकी है। ठीक है ना। तो ये होता है। प्रश्न संख्या 7 है। पाठ का शीर्षक जामुन का पेड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण दबे हुए आदमी की उपेक्षा करता है। इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दीजिए। अब यहाँ पर जो इस पाठ का नाम रखा गया है जामुन का पेड़, तो इस शीर्षक की वजह से क्या होता है कि जो पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी हैं, इसके महत्व को कम कर रहा है ये शीर्षक। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। लेकिन जो भी आप आंसर दोगे ध्यान रखना, ये पूरे तर्क के साथ देना है। आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको तर्क के साथ ही उत्तर देना पड़ता है। ये पाठ एक हास्य व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी कार्यालयों की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली पर बल दिया गया है, उनकी लचर व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। यानी कि काम करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ढिलपुल है, इस पर व्यंग्य है, जो कहीं कहीं अतिशोक्तिपूर्ण भी हो गई है। कहीं कहीं अतिशोक्तिपूर्ण कहाँ पर हुई, जहाँ पे पेड़ न काट के आदमी को काटने की बात हो गई। तो ऐसी बात जो पॉसिबल ही नहीं है वो बात भी इस पाठ में सामने आती है। इस प्रकार के वर्णन से सारी कथा अंधड़ में गिरे पेड़ पर निर्भर करती है। पेड़ के नीचे दबा आदमी तो सभी विभागों और उच्चाधिकारियों के लिए महत्वहीन है। यानी कि ये जो पूरी कथा है इसमें पेड़ को हटाने की बात की गई है। ठीक है ना। पेड़ को ज्यादा महत्व दिया गया है कि भाई अगर पेड़ हटेगा तो ही वो आदमी बचेगा। अब पेड़ ही तो नहीं हट पा रहा है, ना वहां पे सचिवालय के लोग हटा पा रहे हैं, ना ही कृषि विभाग हटा पा रहा है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हटा पा रहा है, ना हॉर्टिकल्चर हटा पा रहा है, ना कल्चरल डिपार्टमेंट हटा पा रहा है, ना ही विदेश मंत्रालय हटा पा रहा है। उस पेड़ को कोई भी नहीं हटा पा रहा है अलग अलग रीजन के कारण से। इस वजह से तो क्या हुआ कि मेन फोकस कहाँ है, उस जामुन के पेड़ के ऊपर है। ठीक है। बात हो रही उस आदमी को निकालने की, लेकिन हटाना किसे है, जामुन के पेड़ पे। तो इसी वजह से क्या है, उच्च अधिकारियों के लिए वो पेड़ ज्यादा महत्वहीन बताया गया है। तभी पेड़ के कारण विदेशी संबंध बिगड़ने और आदमी को काटने की बात कही गई। यदि इसे देखें तो शीर्षक भी आदमी को छोड़कर पेड़ के लिए ही है। जामुन का पेड़ रखा गया जो अपने आप में व्यंग्य का एक पुट लिए हुए। अगर हम आदमी को लेकर इसका शीर्षक लिख देते तो क्या होता कि ये जो कहानी है ये हास्य व्यंग्य से हट जाती,
ये करोड़ों करोड़ों उत्पादक हो जाती, यहाँ पर करुणा आ जाती उस आदमी के लिए। लेकिन यहाँ जो हमारे सामने कहानी प्रस्तुत की गई है, ये तो प्रस्तुत करनी है सरकारी कार्यालय की जो कार्य प्रणाली होती है उस पर व्यंग्य करने के लिए, इसलिए ये कहानी पूरी तरीके से जामुन के पेड़ पर केंद्रित की गई है। इसलिए इसका शीर्षक बिल्कुल सार्थक दिया गया है। जो है वो व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं कर रही, व्यक्ति अपनी जगह सही है, लेकिन ये अगर जामुन के पेड़ पे फोकस है तो वो बिल्कुल भी सही है। प्रश्न संख्या 8 है, जामुन का पेड़ काटने से कौन से देश से भारत के संबंध बिगाड़ने की संभावना थी और क्यों? तो वो कौन सा देश था? वो था पिटोनिया। तो देखिए क्या है, जामुन का पेड़ काटने से पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाने की संभावना थी। तो ये एक हो गया। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पूर्व पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने स्वयं सेक्रेटेरिएट के लॉन में अपने हाथों से लगाया था। तो किसने लगाया था? खुद जो है हमारे जो वहां के पिटोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने हाथों से इसे लगाया था। इसलिए अगर उसको काट दिया जाता तो उस राज्य के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते थे। अतः आदमी की जान का क्या, एक देश के साथ बने बनाए संबंधों को बिगाड़ना अनुचित था, इसीलिए पेड़ को काटने की बात वहीं रोक दी गई। यानी कि अगर वो पेड़ काटा जाता तो उस राज्य के लोगों को बुरा लगता कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ने लगाया। तो आदमी ज्यादा अहमियत नहीं रखता, दूसरे राज्य से हमारे संबंध ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए ये रोक दिया गया कि ठीक है आदमी फंसा तो फंसा रहने, लेकिन हमारे दूसरे देश के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए, इसलिए हम पेड़ को नहीं काटेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, जामुन का पेड़ पाठ का व्यंग्य स्पष्ट करें। अब इस पाठ में क्या व्यंग्य किया गया है? इसमें सरकारी कार्यालयों की लचर कार्य प्रणाली पर जो है वो व्यंग्य दिया गया, उसी व्यंग्य को आपको यहाँ स्पष्ट करना है। जामुन का पेड़ पाठ में कार्यालय तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार की निरर्थकता और पदों की क्रम संख्या की हास्यास्पद दशा पर करारी चोट की गई है। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार की निरर्थकता, यानी कि काम करने के तरीके ऐसे हैं कि जो कार्यप्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है और लंबी होने के कारण वो निरर्थक हो जाती है, यानी कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अब मान लीजिए आपको अगर भूख लगी है, इसको ऐसे बेसिकली ऐसे समझो, सरकारी कर्मचारी कार्यालय में जाओ और वो समझ लो एक फूड जंक्शन है और आपको भूख लगी है, आप वहां पहुंच जाओ। अब आपको भूख लगी, आपने कहा मुझे भूख लगी है, तो उसने कहा भूख लगी है तो ये तो पहले कृषि विभाग का काम है, वहां से पहले गेहूं लेकर आओ। तुम वहां गेहूं लेने जाओगे, गेहूं लेकर आओगे तुम, फिर उसके बाद तुमने बोला अरे इसको तो पीसना पड़ेगा, पहले चक्की में जाओ, तो तुम चक्की में जाओगे उसको पिसाने के लिए, पिसा के लेके आओगे। अरे मोटा पिसा है भाई, तो तुम्हें बर्गर चाहिए या तुम्हें पास्ता या नूडल चाहिए तो तुझसे महीन पिसाओ, मैदा बनेगा। तुम फिर जाओगे वहाँ पिसाओगे, फिर मैदा लेकर आओगे, फिर उसके बाद तुम बोलोगे उसमें डालने के लिए सब्जियां चाहिए, तो फिर तुम कृषि विभाग के पास जाओगे, वहाँ से सब्जियां लेकर आओगे। फिर तुम्हें सॉसेस चाहिए तो वो विदेश से आए, विदेश मंत्रालय से जाओगे, फिर इधर उधर कर तुमको मंत्रालय में भाएंगे और फिर उसके बाद कहीं नूडल्स बनता है। तो अब तब तक ये सारा व्यवस्था करने में तुम्हारी भूख कहाँ गई? तुम्हारी भूख तो मर गई ना। तुम्हारी तो या तो भूख से बुरी हालत हो जाएगी, तुम मर जाओगे, या तुम्हारी भूख ही अपने आप खत्म हो जाएगी, यही होगा ना। तो अब ये कार्य प्रणाली तुम कर किस लिए रहे थे? अपने पेट की आग शांत करने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए। लेकिन जब तक जिस प्रोसीजर से ये काम किया गया ये इतना लंबा हो गया कि उसके काम करने का जो अर्थ था, यानी कि तुम्हारी भूख मिटाना, वो भूख तो खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, कार्य प्रणाली लंबी भी हुई और निरर्थक, यानी कि जब तक वो काम होता है तब तक उसका अर्थ खत्म हो चुका होता है। पदों की क्रम संख्या का हास्यास्पद दशा पर करारी चोट की गई, यानी किसी एक काम को कोई व्यक्ति अपने लेवल पर नहीं करना चाहता, वो अपने से उस वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, वो यही करता रहता है। वो अपने लेवल पे किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, इतना पद क्रम में उसे विभक्त कर दिया जाता है। मानवीय संवेदना की कितनी उपेक्षा की जाती है, मानवीय जितनी भी भावनाएं होती हैं उसका उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता है।
इस बात पर व्यंग किया गया है, एक मामूली सी बात के लिए सरकारी दफ्तरों में कई कई दिन लग जाते हैं। अब अगर आप देखो कोई भी सरकारी, अब जैसे यहाँ तो पेड़ के माध्यम से बताया गया कि एक ही चीज में कितना टाइम लगा, ऐसे सरकारी प्रणालियों में ऐसा ही टाइम बहुत लगता है। आरोप प्रत्यारोप, जिम्मेदारी से पलायन और काम के प्रति उदासीनता के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई, तब कहीं जाकर उसकी फाइल का काम खत्म हुआ। यानी कि वो व्यक्ति दबा था, तो प्रायोरिटी जामुन के पेड़ को दी गई, इधर से उधर। जो मेन काम था उस व्यक्ति को निकालना, जब तक सरकार ने उस पर फैसला लिया तब तक वो आदमी ही साफ, खत्म। ठीक है ना, तो काम निरर्थक हो गया। तो वही चीज उन्होंने बताया कि वो अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेने, काम करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, अपने काम को टालते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जिस वजह से वो काम कराया जा रहा है वो निरर्थक हो जाता है। यदि पहले ही निर्णय किया गया होता तो बेचारा दबा हुआ आदमी बच जाता, लेकिन सरकारी दफ्तरों की लचर नीति ने उसकी जान ले ली। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर व्यंग किया गया, अगर समय से काम हो जाता तो व्यक्ति पहले दिन ही निकल आता। होता ना कि भाई पेड़ गिरा, फटाफट क्रेन बुलाओ, पेड़ को उठाओ, वे आदमी को निकालो, यही होता ना। भाई क्या था, हम कह रहे हैं अगर क्रेन बुलाकर हल्का सा पेड़ भी उठा लेते, पेड़ हम मान रहे बहुत भारी था, बहुत बड़ा था, क्रेन को उठा के हल्का सा पेड़ उठा लेते, वो आदमी को खींच के निकाल लेते, पेड़ फिर वही कर दे, पेड़ जहां से गिरा था वैसे ही पड़ा रहता, खाली आदमी तो निकलता। ये खाली एक सोच थी, अगर उस समय काम हो गया होता तो वो व्यक्ति बच जाता, और जो भी आपको पेड़ के साथ करना बाकी आप विभाग खेलते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति की जान तो बच गई होती ना। तो फैसला आपको सिचुएशन देख के लेना है, जबकि सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इस पाठ में आए किन्हीं दो करुणापूर्ण दृश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा आपको दो दृश्य लिखने हैं जिसमें वाकई आपको बहुत तकलीफ हुई है। तो एक तो हमको वो लगा कि जब वो व्यक्ति को रात में खिचड़ी विचड़ी खिलाई जा रही थी, वो चीज़ थी, हमको रात में बहुत लगा कि जब चपरासी उसको खाना खिला रहा था, वो दृश्य सबसे करुणा वाला लगा। इस पूरे पाठ में माली एक ऐसा पात्र है जो मानवीय संवेदना के आधार पर दबे हुए आदमी के साथ सदैव बना रहता है, जो है वो हमेशा पूरे टाइम उस व्यक्ति के साथ में रहा। उसे निकालने के लिए उस सबसे निवेदन करता है कि भैया उसको ऐसा कर लो, निकाल लो। रात को उसके मुंह में दाल चावल या खिचड़ी डालता है कि भाई दबा हुआ आदमी, भूख तो लगेगा, बॉडी की प्रोसीजर तो चलता है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, खिचड़ी और दाल चावल भी खिलाता रहता है। जब वह दबे हुए आदमी के मुंह में भोजन डालता है तो पाठक के मन में करुणा का भाव आता है। दूसरा पाठ का अंतिम दृश्य, जब प्रधानमंत्री ने स्वयं सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर पेड़ काटने का हुक्म दिया, फाइल पूर्ण हो गई। जब वो चीज बोली गई ना, फाइल पूर्ण हो गई, अर्थात व्यक्ति मर गया, तो वो भी एक करुणा उत्पादक दृश्य था। साथ ये दृश्य आया कि दबे हुए आदमी का जीवन पूरा हो गया, उसकी सांसें रुक गईं, शरीर ठंडा पड़ गया और मुंह से चींटियों की एक कतार जा रही थी। इसे देखकर पाठक का हृदय करुणा से भर जाता है। तो ये दो दृश्य ऐसे हैं जो वाकई हमारे दिल में करुणा पैदा करते हैं। पूरा पाठ जो है वो हमको थोड़ा सा हंसा रहा है, गुदगुदा रहा है, व्यंग कर रहा है, लेकिन उस दबे हुए व्यक्ति की करुणा इन दो जगहों पे बहुत ज्यादा उभर कर सामने आती है। प्रश्न संख्या 11 है, सरकारी दफ्तरों में औपचारिकताओं की उलझन मनुष्य के जीवन से भी बड़ी है, सिद्ध कीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनसे लड़ते कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस के बाहर होती हैं, लेकिन तब भी हम लड़ते हैं, सही चीजें करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी जो होती है वो क्या होती है, सरकारी दफ्तरों की औपचारिकताएं यानी कि फॉर्मेलिटीज। अब आप यहाँ पर अगर देख लीजिए, हम क्या है, सिंपल बैंक की अगर हम बात करें, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं अपना, हमारी सैलरी वहां पे जाती है। अब अगर आजकल तो भाई एटीएम फैसिलिटीज हैं, आपका ऑनलाइन पेमेंट है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप बैंक से पैसा निकाल के लेकर आओ, हमारा ही पैसा बैंक में रखा है, उसको निकालने के लिए हमें 50 प्रोसीजर निभाने पड़ते हैं, तब हम कहीं जाके अपना जो है पैसा निकाल पाते हैं। आप पहले एक फॉर्म भरिए, लाइन में लगिए, अपना आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन दीजिए, वो मैच कराइए, साइन मैच कराइए, तब कहीं जाके आप अपना पैसा बैंक से निकाल पाते।
कितनी सारी, मतलब हमारा ही पैसा हमें लेने में ही कितनी सारी औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। चलिए ये मानते हैं कि हमारे बैंक से कोई और पैसा ना निकाल सके, इसलिए बैंक इस तरीके की सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। ठीक है, बिल्कुल सही करता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इसके अलावा भी और भी सरकारी दफ्तर हैं जिनमें इस तरह की औपचारिकताएं बिल्कुल निरर्थक होती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि हमारे जीवन की उलझनों से कहीं ज़्यादा मुश्किल होती हैं सरकारी दफ्तरों की औपचारिकताएं। पाठ के आधार पर यह कथन पूर्णतः सत्य है। एक सामान्य सी घटना थी कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है तो किसी भी तरह से निकाल देना चाहिए था। हमने जैसे बोला, सिंपल एक क्रेन बुलाते, हल्का सा पेड़ उठाते, आदमी को खींच के बाहर निकाल लेते, एक जरा सा काम था। पेड़ सरकारी दफ्तर के लॉन में गिरा था, इसलिए घटना भी सरकारी हो गई। कुछ लोग मिलकर जब उसे उठाने ही वाले थे कि सुप्रिंटेंडेंट ने आकर उन्हें रोक दिया और डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और ना जाने कौन कौन से इस समस्या में कूद पड़े। भाई आदमी आ गए थे, उठा रहे थे, उठाने देते, खींच लेते, पेड़ वहीं हो जाता, काम खत्म, आदमी बच जाता, तुम्हें जो उस पेड़ के साथ करना था करो। लेकिन उसे कितने प्रोसीजर में, भाई ये आदमी नहीं करेगा, वो आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे, अंडर सेक्रेटरी आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, ये आएंगे, फला आएंगे, ढिकाना आएंगे, तब ये सारा काम होगा। बेचारा वो आदमी नीचे दबाए, तो ये काम तो जरा से उससे हो सकता था कि तुरंत निकल आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, तो इससे दिक्कत आई। अनेक विभागों में उनकी फाइलें चलने लगी। उद्यान विभाग, वन विभाग, व्यापार एवं कृषि विभाग में समस्या ऐसी उलझ गई कि विदेश मंत्रालय भी बीच में आ गया। कि मतलब अलग एक एक विभाग से हुआ कि भाई पेड़ गिरा है तो कृषि विभाग में, कृषि विभाग ने बोला कि भाई मेरा नहीं है। आप जो उन्होंने बोला कि भाई आपके वन विभाग में आएगा, वन विभाग में बोला कि भाई आपके ही कैंपस में गिरा है तो ये व्यापार विभाग में आएगा, व्यापार विभाग ने फिर कृषि विभाग में भेजा। तो इस तरीके से एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल जाती रही। अंत में ये आया कि चलो भाई काटा जाए, तो रोक दिया गया कि भाई ये तो विदेश मंत्रालय का काम हो जाए, क्योंकि ये पेड़ लगाया ही किसी विदेश मंत्री ने था। तो भाई वो पहुंच गया विदेश मंत्री में। कल्चर विभाग, जब ये पता चला कि भाई दबा हुआ आदमी कवि है, तो वो पहुंच गया कहाँ, कल्चर विभाग में। कल्चर विभाग ने बोला कि भाई हम नहीं कर सकते, वो तो बाद में आया कि काट दो, आदमी को काट दो, पेड़ नहीं काटो। तो बात पहुंच गई मेडिकल विभाग तक, ठीक है, के कारण उल्टी सीधी बातें चलती रही, पर आदमी वहीं दबा रहा। जब तक फाइल पूरी हो पाई, मौत के संघर्ष कर रहे उस आदमी की जिंदगी पूरी हो गई। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री आए और उस पर फैसला लें, तब तक वो आदमी मर गया। तो ये इस तरीके से प्रोसीजर जो है वो एक के बाद एक दूसरे तरीके में पहुंचता रहा। प्रश्न संख्या 12 है, जामुन का पेड़ पाठ में सबसे मूर्खतापूर्ण कौन सा प्रसंग है? आपको कौन सा प्रसंग जो है वो सबसे मूर्खतापूर्ण लगता है, तो ये आपको बताना है। तो हमें तो वो जो सबसे बड़ा लगता है ना कि आदमी को ही 2 हिस्से में काट दो और बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके जोड़ देना, ये सबसे मूर्खतापूर्ण प्रसंग हमको लगा। यूं तो सारी प्रक्रिया ही व्यंग के साथ हास्यपद है, परंतु जिस समय के एक मनचला आदमी ये सुझाव देता है कि पेड़ नहीं काटा जा सकता, तो आदमी को काट लिया जाए, आधा आधा शरीर दोनों तरफ से निकाल लेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए। मेडिकल विभाग को यह कार्य सौंप दिया जाता है और उन्होंने आकर दबे हुए आदमी के रक्तचाप, रक्त और धड़कन आदि की जांच के बाद जो रिपोर्ट भेजी वह सर्वाधिक हास्यपद थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि इस आदमी की सर्जरी हो जाएगी और सफल भी रहेगी, पर आदमी मर जाएगा। यही प्रसंग मूर्खता की चरम सीमा थी। यानी कि उस आदमी को बचाना है, ना कि मारना है। अरे मार के तो उसको निकाल लोगे, बाद में जोड़ दोगे, कोई क्या दिक्कत। तो ये जो रिपोर्ट दी गई ये सबसे ज्यादा हास्यपद थी, और ये बात कहना ही हास्यपद थी कि भाई पेड़ नहीं कट सकता तो आदमी को काट के निकाल दो। तो ये बातें दोनों ही, एक तो मेडिकल रिपोर्ट और उस आदमी द्वारा कही गई ये बात भी आदमी को काटने की, ये दोनों ही हास्यपद थी। प्रश्न संख्या 13 है, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा हो सकता था? क्या ऐसा कहना सही था? या अगर हो जाता तो क्या होता? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, इस पर आपको अपने विचार देने हैं। सरकारी निष्क्रियता, संवेदनहीनता की यह प्रकाष्ठा है। यानी कि ये कहना ही
कि एक आदमी को काट दो, ये एक तरीके से उस तंत्र की निष्क्रियता की पराकाष्ठा, यानी कि कार्य ना करने की जो आदत है वो एकदम चरम पे अपने पहुंच गई है। सरकार की नजर में मानवीयता कुछ नहीं है। पेड़ को काटने की बजाय जिंदा मनुष्य को काट देना यह मूर्खतापूर्ण कार्य सरकार में ही हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि अपनी बला टालने या अफसरों को खुश करने के लिए निरर्थक मूर्खतापूर्ण सुझाव भी दिए जा सकते हैं। तो मतलब ये जो आदमी को काटने की बात ये हुई कि आदमी को काट दो, इस पे हम यही सोचते हैं कि सरकारी तंत्र को अपने काम करने के तरीके में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मनुष्य मर रहा है, मरने दो, वो अपना ही काम करने में लगे रहेंगे, अपने प्रोसीजर से काम करेंगे, कुछ भी हो जाए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज हमें इससे बात से पता चलती है। प्रश्न संख्या 14 है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? यानी कि अगर आप माली की जगह होते तो किसी आदमी का इंतजार करते कि हाँ वो क्या कहेगा, तब हम उसका वेट करके फैसला करें। अगर आप उस जगह होते तो क्या करते, ये आपको बताना है। यानी कि उनके फैसले का वेट करते तो क्यों करते, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। ये यानी कि जो भी आप आंसर दोगे उसका तर्क आपको यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि मैं माली की जगह होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। भाई एक आदमी, हमारी मानवीयता क्या कहती है, वो आदमी तकलीफ में है, मर जाएगा, सबसे पहले हमें उसकी हेल्प करनी है ना, तो हम उसकी हेल्प करते। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटाता तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाता। मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है। भाई प्रोसीजर होता रहेगा, हो पाएगा आदमी, लेकिन पहले तो आदमी जरूरी है ना। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की सेवा करना हमारा पहला प्रथम कर्तव्य है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकता है। यदि मैं माली की जगह होता तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करता। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। तो यही चीज है कि मैं सरकारी आदेश का इंतजार नहीं करता। अगर मैं उस प्रक्रिया में फंसता तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता, जैसा कि पाठ में बताया गया है। मैं सबसे पहले कुछ आदमियों की मदद से उस व्यक्ति को निकालता, उसकी देखभाल, उसकी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू उसकी जो भी हेल्प हो सकती थी उसको मैं कराता और सही करता। ये पहला हमारा एक मानवीय कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए, और जो वहाँ के अधिकारी सबसे पहले कर सकते थे, मगर जो उन्होंने नहीं किया। प्रश्न संख्या 15 है, ये कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। यानी कि इसमें हास्य तो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हम दिखाई दे रहे हैं कि हास्य भी है, व्यंग भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन करुणा भी है। अब करुणा हम किस उस व्यक्ति की तरफ जब हम देखते हैं जो व्यक्ति अंदर दबा हुआ है उस पेड़ के नीचे, उसके लिए कि मतलब वो बेचारा दबा हुआ है, उसको कितनी तकलीफ है, वो खा नहीं पा रहा, उसको खिचड़ी खिलाना, अंत में उसका मर जाना, उसके मुंह से चींटियों की एक पूरी लाइन कतार निकलना, ये सभी दृश्य जो है वो करुणा को पैदा करते हैं, क्योंकि वो अंत में मर जाता है। हास्य और व्यंग दोनों ही कहानी में निरंतर बने हुए हैं, पर करुणा भी प्रवाहित हो रही है। करुणा कैसे पाठक के समक्ष जब एक पेड़ के बाद एक औपचारिकताएं कई दिन तक चलती हैं तो उसे हर क्षण दबे हुए मनुष्य पर दया आती है, तो जो सहज और स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव है। अब उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो रही है। अब आप यहाँ पे ये वो सारी जो हमने कहानी पढ़ी उसको छोड़ के सिर्फ उस व्यक्ति की तरफ देखो। वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसके घर वाले कितने बेचैन हो रहे हैं। जो काम जरा सी युक्ति से हो सकता है, ये बात तो वो व्यक्ति भी सोच रहा होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद वो बेचारा इंतजार करता रहा कि मुझे निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, लेकिन अंत में क्या होता, वो बेचारा अपने प्राण त्याग देता है, वो तो नहीं निकल पाता। तो वो भी तो एक कितनी बड़ी करुणा की बात है। एक दूसरी स्थिति वह है जब हर रात माली उसे दबे हुए आदमी के मुंह में दाल चावल खिचड़ी आदि डालता है, तो रूखे माहौल में कहीं एक संवेदना को देखकर पाठक में करुणा का संचार होता है।
तो ये कुछ दृश्य हैं जिनको देखकर हमें इस पूरे पाठ में करुणा का आभास होता है। जहां पर उस व्यक्ति को खाना खिलाने की बात हो या अंत में उस व्यक्ति के मर जाने की बात हो, उन सभी जगह पर हमें करुणा दिखाई देती। बाकी सब जगह आप पाठ में तो हास्य और व्यंग पूरी तरीके से देख ही रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उसके कार्य के बारे में क्या अंदाजा लगता है। अब जितने भी विभाग हैं, जिनमें कृषि विभाग, वन विभाग, आपका व्यापार विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, जितने भी विभाग हैं उन सभी को यहाँ लिखना है और उन सभी का क्या क्या काम होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे देखिए क्या है, इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटरीट जो सरकारी सचिवालय है, दूसरा है हॉर्टिकल्चर विभाग जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है यानी कि जो गार्डन्स हैं उनके लिए बाग बगीचे लगाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है, उसके बाद है पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो रोगियों और बीमारियों का इलाज करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और भी हैं। कल्चर डिपार्टमेंट जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंध रखता है, कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। तो कल्चर विभाग यानी कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कहीं स्टेज शो हो रहा है या कुछ कभी है, आपकी मूवीज वगैरह भी जो है वो सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ही आती हैं। इस पाठ में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं करता। जिस विभाग के पास फाइल गई उसने किसी विभाग ने अपना काम कायदे से नहीं किया। एक भी सिंगल विभाग ने अपना काम, दूसरे विभाग में तीसरे विभाग में चौथे विभाग में, इस तरीके से वो अपने काम को ही टालते रहे। सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो उनमें पड़ गए, लेकिन उस दबे हुए आदमी की तरफ किसी की भी संवेदना जागी ही नहीं। वे संवेदन शून्य होकर रह गए। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं जितना औपचारिकताएं निभाने का था। वो व्यक्ति दबा हुआ है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, मर रहा है तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो अपनी फॉर्मेलिटीज निभानी है और हम उनको निभाएंगे। वो इन्हीं प्रोसीजर में अटके रह गए। प्रश्न संख्या 17 है, साहित्य अकादमी के सचिव ने शायर को क्या बताया। अब जो नीचे व्यक्ति दबा हुआ था वो क्या था, एक शायर था। तो भाई क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विभाग से यानी कि कल्चर डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति ने जो नीचे शायर दबा था वो व्यक्ति कौन था, साहित्य अकादमी के सचिव थे। उन व्यक्ति ने उस दबे हुए शायर को क्या बताया था, तो उसने क्या बताया, उसने शायर को बताया कि तुम्हें केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया गया है। अरे वो व्यक्ति उसके नीचे से निकलना चाहता है और तुम उसे जो नए नए पद दे रहे हो तुम उसको बता रहे हो। तो क्या बताता है उसे कि भाई केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया गया है और तुम्हारे मरणोपरांत तुम्हारी बीबी को वजीफा दिया जाएगा। अभी वो जीवित है, उसे तुम बचा सकते हो, निकाल लेते, बीबी को वजीफा देने की क्या जरूरत थी। ये एक कॉमन सेंस की बात है जो वो लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसको एक व्यंग्यपूर्ण कथा कही गई है। परंतु हमारा विभाग पेड़ के नीचे से तुम्हें नहीं निकाल सकता, यह काम साहित्य अकादमी का नहीं है। हालांकि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, यानी कि हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हमने तुम्हें एक पद दे दिया है, अगर तुम इसके नीचे दबे हो और मर गए तो उसके बाद तुम्हारी बीवी को वजीफा दिया जाएगा, मगर माफ करो ये पेड़ मैं नहीं हटा सकता, तुम्हें मरना है तो मर जाओ। मतलब एक इनडायरेक्टली वे में वो ये बात कहना चाह रहे थे। प्रश्न संख्या 18 है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सचिव को क्या कहा गया, उसने क्या टिप्पणी की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किस बात की इजाजत नहीं दी और क्यों। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को आपको पता है कि जो फलदार पेड़ों की जो देखभाल करता है, मतलब बेसिकली जो बाग बगीचे होते हैं, जो हमारे फल फ्रूट्स जो होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी पेड़ होते हैं उनकी रख रखाव, उनका देखभाल, उनको लगाना, इन सभी का काम हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। बाकी और पेड़ जैसे होते हैं वन जंगल वगैरह वो सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग के अंतर्गत रहते हैं।
तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सचिव ने क्या कहा था, उनको बुलाया गया था कि भाई ये पेड़ है, इसको काटना है, आदमी को निकालना है, तो उसने मना कर दिया था कि भाई इस पेड़ को हम नहीं काट सकते हैं। यही हुआ था ना, उसने यही चीज कही थी, तो वही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को साहित्य प्रेमी कहा गया। उसे क्या बोला, साहित्य प्रेमी। उसने टिप्पणी की कि इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम के बड़े स्तर पर चल रहे हैं, यानी कि अभी जैसे होता है ना कि कुछ दिवस मनाए जाते हैं, जैसे वन दिवस बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी दिवस मनाया जाता, तो उस समय एक सप्ताह चल रहा था, वो सप्ताह चल रहा था पेड़ लगाओ। उस कहां से, हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से पेड़ लगाओ अभियान चल रहा था। ऐसे में किसी सरकारी अफसर द्वारा पेड़ काटने की बात हास्यास्पद है। कहने का मतलब है कि एक तरफ तो हम काम कर रहे हैं पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ हम ये फलदार पेड़ काट दें, तो ये बात तो गलत होगी। भाई सरकार, जनता इसके खिलाफ हो जाएगी, सरकार मुझे पनिशमेंट दे देगी। तो मतलब अब वो पेड़ बेवजह तो काटने के लिए नहीं बोला जा रहा, वो क्यों काटने के लिए बोला जा रहा है कि भाई उसके नीचे आदमी दबा हुआ है, तो उसने वो चीज बोली कि नहीं भाई हम पेड़ नहीं काट सकते, हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग ने जामुन का पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि यह पेड़ फलदार है और इसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। उस फलों के, जामुन के फलों के लिए उस पेड़ को काटने से मना कर दिया हॉर्टिकल्चर विभाग ने, की और कहा कि पेड़ नहीं कट सकता है। उसी के बाद एक आदमी ने जो बोला था ना कि भाई पेड़ नहीं कट सकता तो आदमी को काट लो, आधा आदमी इधर से निकाल लो, आधा आदमी इधर से निकाल लो, बाद में जो से प्लास्टिक सर्जरी करके जोड़ दो, ये सजेशन उसके बाद आदमी ने दिया था ना, तो वो चीज थी। तो मतलब पहले आपको पेड़ नहीं काटना है, ये बात हॉर्टिकल्चर विभाग के व्यक्ति ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो एक फलदार पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली ने दूसरे दिन क्या सूचना दी, उसका क्या परिणाम हुआ, सरकारी कर्मचारियों ने क्या काम करना शुरू कर दिया। क्या उसने सूचना दी थी, उसने सूचना दी थी कि दबा हुआ आदमी शायर है, क्योंकि जिस रात आंधी आई उस रात वो व्यक्ति नीचे दब गया। दूसरे दिन उस दिन जो है पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ। फिर जो रात आई उस रात जो है माली उसके साथ बैठा था, तो उस रात माली को ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है। तो जैसे ही सुबह ऑफिस खुला, उस माली ने जाकर तुरंत दफ्तर में बताया कि वो व्यक्ति जो है वो शायर है। तो सीधे सीधे ये सारा काम कहां पहुंच गया, कल्चर डिपार्टमेंट यानी कि सांस्कृतिक विभाग में वो काम पहुंच गया। यह अफसर पूरे सचिवालय तथा शाम तक शहर की गली गली में यह चर्चा फैल गई कि दबा हुआ व्यक्ति शायर है। दबे व्यक्ति के आसपास तथाकथित साहित्यकारों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, यानी कि जितने भी लोकल साहित्यकार थे वो सभी वहां पर आने लगे। सरकारी कर्मचारियों को जैसे ही पता चला कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति शायर है, तो सचिवालय के साहित्य प्रेमी क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी वहां रुक गए। कुछ ने उसे अपनी कविताएं व दोहे सुनाए, तो कुछ उससे अपनी कविता पर टिप्पणी करने को विवश करने लगे। व्यक्ति दबा है, उसकी तकलीफ है, और उसको दोहे और कविताएं सुनाई जा रही हैं और बोला जा रहा है कि हमारी कविता और दोहे पर आप टिप्पणी कीजिए। ये वहां के सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी काम करने लगे थे। ये सब चीजें हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है, कल्चर विभाग क्या कार्य कर सकता था, साहित्य अकादमी के सचिव की क्या मजबूरी थी। अब देखिए क्या है, कल्चर विभाग यानी कि सांस्कृतिक विभाग, क्योंकि उस व्यक्ति एक शायर था इसलिए ये बात कल्चर विभाग तक पहुंची थी। तो वो क्या कर सकता था, और साहित्य अकादमी के सचिव की क्या मजबूरी, जब कल्चर विभाग से जो साहित्य अकादमी का सचिव आया उसकी मजबूरी क्या थी। कल्चर विभाग शायर को अपनी अकादमी का सदस्य बना सकता था। अगर शायर की मृत्यु हो जाए तो वह उसकी पत्नी को वजीफा दे सकता था। ये सारे कार्य वो कर सकता था। दूसरा, साहित्य अकादमी के सचिव की मजबूरी है कि उसका कार्य क्षेत्र केवल कल्चर तक है, यानी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी चीजें सिर्फ वहीं तक है, यानी कि कहीं नृत्य है, कहीं पोयम पढ़ी जा रही है, कविता दोहन हो रहा है, ये सारे कामों तक, स्टेज शोज हो रहे हैं, वहां तक उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। वो उसके आगे कार्य क्षेत्र उसका नहीं बढ़ सकता था। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित था। वे शायर को बचाने के लिए वन विभाग को लिखते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को अगर निकालना है तो भाई आरी कुल्हाड़ी लगेगी उस पेड़ को काटने के लिए, और कल्चर विभाग तो ये काम करता नहीं, वो तो लिखने का काम करता है। इसलिए उसने वन विभाग को एक लेटर अर्जेंट में लिख दिया कि जल्द से जल्द त्वरित रूप से इसमें कार्यवाही हो। प्रश्न संख्या 21 है,
फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? दो राज्यों के संबंधों का सवाल है से क्या तात्पर्य है? फॉरेस्ट विभाग ने, भाई ये काम पहुंचा फॉरेस्ट विभाग थे, फॉरेस्ट विभाग ने कहा ठीक है भाई इस पेड़ को काट दो। काटने की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तुरंत उन्हें रोक दिया गया। कारण था कि उस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और ये एक विदेश मंत्रालय का काम है, इसलिए आप अगर हम इस पेड़ को आप काट दोगे तो उस राज्य के साथ हमारे संबंध जो हैं वो खराब हो जाएंगे। इस कंडीशन में उनको रोक दिया गया था। फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से इसलिए रोक दिया गया कि यह पेड़ कोई 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा सचिवालय के लॉन में लगाया गया था। पेड़ काटने से दोनों देशों के संबंध बिगड़ने का अंदेशा था। अगर ये पेड़ कट जाता तो दोनों देशों के बीच के संबंध बिगड़ सकते थे, इसलिए उनको रोक दिया गया। इस कथन का अर्थ है, कथन क्या है? दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। कथन का अर्थ है कि पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, उनसे मिलने वाली भारी आर्थिक सहायता भी बंद हो जाएगी। अतः एक आदमी की जान दो देशों की मित्रता पर कुर्बान की जा सकती है, यानी कि दो देशों की मित्रता बनी रहे। अगर एक व्यक्ति मरता है तो मर जाने दो। इस वाक्य का यानी कि दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, यानी कि ये दो राज्य के संबंध ज्यादा जरूरी हैं। भले एक आदमी मरता है तो मर जाने दो। प्रश्न संख्या 22 है, प्रधानमंत्री ने कौन सी जिम्मेदारी ली? फाइल पूर्ण हो गई में निहित व्यंग्यार्थ बताइए। प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी क्या ली कि भाई जो भी होगा विदेश मंत्रालय के साथ वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम पेड़ को काटो और आदमी को निकालो, ये चीज उन्होंने ली। अब दूसरा क्या था? फाइल पूर्ण हो गई में निहित व्यंग्यार्थ क्या है? वो निहित व्यंग्यार्थ ये है कि आदमी मर गया। काम जब तक होने को आया तब तक उस पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति मर गया। ये व्यंग वहां पर निहित है। प्रधानमंत्री ने पिटोनिया के प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए इस पेड़ को काटने की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी ली कि ठीक है, मैं मानता हूं कि एक विदेशी मंत्री ने इसको लगाया है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो भी संबंध बिगड़ेंगे वो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कि विदेश संबंध बाद में ठीक किए जा सकते हैं, पहले व्यक्ति की जान बचाओ। हम बाद में सही कर लेंगे, अगर बिगड़ भी जाएंगे तो हम सही कर लेंगे, लेकिन व्यक्ति की जान पहले बचा ली जाए। अब दूसरा क्या था? फाइल पूर्ण हो गई में निहित व्यंग्यार्थ क्या है? इसमें गहरा व्यंग्यार्थ निहित है। शायद पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उस पेड़ को हटाने या काटने के लिए बनी फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच घूमती रही। नीचे आदमी दबा था और उसकी एक फाइल बन गई। वो फाइल एक विभाग से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें, छठे, सातवें ऐसे करके एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रही। मगर उस फाइल में जो काम करने के लिए बोला गया था, यानी कि उस आदमी को निकालने के लिए, उस पर फैसला कहीं नहीं हो रहा था। इससे कई दिन लग गए और इस दौरान व्यक्ति को बचाया जा सकता था। सिंपल एक काम था कि कोई कुछ व्यक्ति या क्रेन मिलकर उस पेड़ को उठाते, व्यक्ति को निकाल लेते, आसानी से काम हो जाता। लेकिन नहीं, फाइल इधर से उधर घूमती रही। परंतु कागजी कार्रवाइयों के कारण वह व्यक्ति भी मर गया। जब तक पेड़ काटने की अनुमति मिली तब तक शायर के जीवन की फाइल ही पूर्ण हो गई थी। अर्थात फाइल पूर्ण हो गई यानी कि वो व्यक्ति मर गया। जब तक प्रधानमंत्री ने उसको काटने की अनुमति प्रदान करी तब तक वो व्यक्ति अपनी जान को खो चुका था और उस फाइल का कोई भी मतलब अब नहीं रह गया था। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने यहाँ कंप्लीट किया। आई थिंक ये चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब भी हमें अच्छा लगा था, लेकिन उस व्यक्ति, दबे हुए व्यक्ति की तरफ से अगर हम देखें तो बहुत तकलीफ भी हुई थी। तो चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया। आपने देखा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस तैयार रहिएगा, चैप्टर इतना कोई मुश्किल नहीं था। आप बहुत इजी वे से इस सभी को आप आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हमारा जो चैनल है यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स, वो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट की आपको फ्री 100% फ्री एजुकेशन प्रदान करता है। ये सभी आप लोगों को पता है। यानी कि आप यहाँ पर एक नहीं, जितने वीडियो देखना चाहें या एक ही वीडियो को कई बार देखना चाहें, इसके लिए आपको किसी तरह का पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई पैकेज, ना ही कूपन लेने की ज़रूरत है। आप निश्चिंत होकर जितने वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहते हैं उतनी बार देख सकते हैं।
लेकिन हाँ, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियों को फेस ज़रूर करना पड़ता है। यानी कि सही टॉपिक हम कहाँ से देखें, एक टॉपिक के बाद उसे कनेक्टिंग टॉपिक हम कहाँ से ढूंढें, ये सभी करने में हमें परेशानी भी होती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इन सभी से बचने का एक सिंपल सा तरीका है, यानी कि आप हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप से आप पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा वेबसाइट magnetbrains.com और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही जगह आपके लिए बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर एक चीज़ अरेंज की गई है, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यानी कि आप यहाँ पर आएंगे, आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। आप करते ही आपके सामने आपकी सारी क्लासेस हैं, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, आप बुक सेलेक्ट कीजिए। बुक सेलेक्ट करते ही उस बुक के सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो चैप्टर सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। यानी कि पैटर्न है, सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। निश्चिंत होकर वीडियो देखिए। इसके अलावा आपको फाइनल एग्जाम्स के दौरान मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सभी कुछ आपको 100% फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए विदाउट टेंशन। अभी और भी चैप्टर बाकी है इस बुक के, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि भारत माता के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।